नमस्कार। करंट अफेयर्स में और बात करने वाले हैं। आप अपना ईयरफोन जरूर लगा के रखिएगा क्योंकि आज की क्लास के अंदर थोड़ा सा आपको आउटडोर नॉइज भी सुनने को मिल सकता है एज आई एम ट्रेवलिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस क्लास। वीडियो बहुत क्लियर जरूर लगा लीजिए और अपना वॉल्यूम आपके कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं दोस्तों। इन टॉपिक्स अंतरिक्ष मिशन की कुछ जानकारी, फिर प्रधानमंत्री जनमन अभियान, भारत यूक्रेन संबंध और औरंगुटान एज अ स्पीशीज की जानकारी लेते हैं हम थाईलैंड को से समझने की। ठीक है, पढ़ेंगे। उसके उपरांत हम लोग दोस्तों यहाँ पे कोशिश करते हैं भारतीय अंतरिक्ष मिशन के ऊपर। और जो हमारा ये भारतीय अंतरिक्ष मिशन है, देखिए चंद्रयान 3 जो है आपके पास में काफ़ी समय हो चुका है इसको। उसके बाद में हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर स्पेस प्रोग्राम उसके अंतर्गत क्या चल रहा है उसको की कोशिश करते थे 2023, है ना, जिसको सूर्य और पृथ्वी के बीच में लैग्रेंज बिंदु पे रखा गया था ताकि सौर विकिरणों का अध्ययन किया जा सके। फिर हमने गगनयान TVD-1 मिशन की बात की कि हमारे जो चालक दल हैं वो सुरक्षा प्रणालियों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। और 23 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी कहीं न कहीं घोषित किया था, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के ऊपर जो है हमारा चंद्रयान 3 प्रक्षेपण भी सफल रहा था। और ये 6 जनवरी 2024 को लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 पॉइंट पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्थापित हो चुका है। अब L1 बिंदु क्या होता है, जैसे सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीच का वह बिंदु जहाँ पे दोनों की तरफ से लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस बिंदु के ऊपर सबसे कम ईंधन के साथ में कोई भी विमान जैसे कि आदित्य L1 जो है वह स्टे कर सकता है। तो उस पर प्रणोदन की कम आवश्यकता पड़ेगी और यहाँ L1 बिंदु पे रहते हुए वो बाकी सूर्य के ऊपरी सौर वायुमंडल, जिसको क्रोमोस्फेयर या कोरोना कहते हैं, उसकी डायनेमिक्स, उसकी गतिशीलता का अध्ययन करने वाला है। इसके बाद में हम लोग गगनयान TVD-1 की अगर हम बात करें, जैसे टेस्ट व्हीकल कहा गया था इसको। टेस्ट व्हीकल मतलब कोई भी अंतरिक्ष में भेजने से पहले उसका चेक किया जाएगा कि वाकई यह अंतरिक्ष की परिस्थितियों को झेलने लायक है या नहीं है। यहाँ पे L40 इंजन का जो है विकास किया गया है, आपके पास विकास इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्रू एस्केप सिस्टम जो CSC कहीं न कहीं वो भी कहीं इस टेस्ट व्हीकल से ही अलग बनाया गया है। क्रू मॉडल को सुरक्षित कहीं न कहीं मॉड्यूल जो है आपके पास में बंगाल की खाड़ी में जो है लास्ट में जाते हुए ये क्रू मॉड्यूल जो है सुरक्षित स्थान पे गिरा था कि सर अगर ये स्पेस में हम भेजें, पर कहीं न कहीं अगर हमारा जो है ये स्पेस क्राफ्ट खुदा न खास्ता अगर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो हमारा जो क्रू होगा, इसमें जो हमारे लोग होंगे, जो हमारे टीम मेंबर्स होंगे, उनका क्या होने वाला है। इसके अलावा एक्सपोसैट पर समझा था हमने। एक्सपोसैट जो है इसरो ने भेजा था 1 जनवरी 2024 को, न्यू ईयर पे भेजा था। एक्सरे पॉलिमेटर सैटेलाइट कहते हैं हम लोग इसको। अच्छा, इसका क्या काम था कि जो भी अलग अलग खगोलीय सेलेस्टियल बॉडीज है, इन खगोलीय पिंडों से निकलने वाले विकिरणों का अध्ययन करने का काम करेगा, है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सपोसैट मतलब पॉलरीमीटर, ध्रुवीकरण कैसे हो रहा है, विकिरणों के पोलराइजेशन को समझने की कोशिश करेगा। इनसेट 3DS 17 फरवरी को हमने लॉन्च किया था। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV के जरिए मौसम संबंधी जानकारी हम यहाँ से लेके आ रहे हैं। RLV LTD की बात की थी हमने 22 मार्च और 7 जून को, कहीं के कर्नाटक के चलक्केरे के एरोनॉटिकल टेस्टिंग रेंज में जो है 2 लैंडिंग के प्रयोग जो है, जैसे कि LAX-01 LAX-03 के करने के लिए हमने पुष्पक नामक जो है पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान को कहीं के डाउन स्केल संस्करण का उपयोग किया था। ये है पुष्पक आपके पास में, जो प्रक्षेपण यान ऊपर भी जाएगा, हवा में भी रहेगा और वापस लैंड भी करेगा, तो और इसको हम कहीं न कहीं रीयूज भी कर पाएंगे, राइट। तो पुनः प्रयोज्य कहा गया है, रीयूजेबल कहीं के सैटेलाइट लॉन्च में ये यूज आ सकता है। अब SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 16 अगस्त को अगर हम देखें तो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV की तीसरी और अंतिम विकास उड़ान की हम लोगों ने बातचीत की है आपके पास में दोस्तों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पास में इसरो का बहुत ही अच्छा रोड मैप है कि जो इनके अध्यक्ष है इसरो के S सोमनाथ जी, उन्होंने कहा कि गगनयान जो 2047 तक 25 साल के लिए रोड मैप की घोषणा कर रहे हैं हम लोग, और 2040 तक चंद्रमा पर भारत की लैंडिंग के रूप में भी चंद्र अन्वेषण को देखा जा रहा है। चालक दल के चंद्र मिशन के अलावा एक कहीं न कहीं आपके पास में सैंपल रिकलेक्शन मिशन जो है, सैंपल रिटर्निंग मिशन होगा। चंद्रमा की सतह से एक लंबी अवधि का मिशन नासा जो है लूनर गेटवे जैसे आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत भी कहीं न कहीं नासा के साथ में हम कार्य करने की कोशिश करेंगे। कैसे डॉकिंग होगी चंद्रमा पे, कैसे आवास बनाया जा सकता है इत्यादि, राइट। तो ये इसरो के प्रमुख मिशन है और इसके बारे में आपको पता
होना चाहिए। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको कि हम लोग बैस कहते हैं, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, 5 देशों ने मिलकर बताया है, नासा ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, जाक्सा है और रॉसकॉस्मोस, उन्होंने 5 ने मिलकर बनाया। अब चाइना भी कहीं की कोशिश कर रहा है कि हम अपना खुद बनाए, भारत कह रहा है हम भी बनाएंगे। भारत स्पेस अंतरिक्ष स्टेशन है, तो भारत अंतरिक्ष स्टेशन कहा गया है इसको, BAS कहा गया है, ठीक है सर। इस टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन करें दोस्तों, आप ये नाम सर्च करें जगदीश जहांगीर सर PW टेलीग्राम के ऊपर, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सारी क्लास की PDF मिल जाएगी और अन्य अपडेट भी मिलती रहेगी। इसके उपरांत हम लोग जानकारी लेते हैं प्रधानमंत्री जन मन अभियान के बारे में। अब जनमन अभियान क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देश में 194 जिले हैं, उसमें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं कहीं न कहीं आपके पास में, और उनकी बस्ती, उनके परिवारों तक कहीं न कहीं केंद्रीय जनजाति कार्यक्रम मंत्रालय जो है आपके पास में वो पहुंचना चाह रहा है। और इसीलिए हमने देखा था कि अगस्त 2024 में और सितंबर 2024 के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने कोशिश किया था कि हम लोग जो है आदिवासी न्याय महाअभियान चलाएंगे, जिसको PM जनमन के नाम से भी जाना गया था। राष्ट्रव्यापी सूचना होगी यहाँ पे, शिक्षा, संचार अभियान इत्यादि कई सारे लाभ यहाँ तक जो है शिविर के माध्यम से चलाए जाएंगे। अच्छा, इस जनमन में होना क्या है दोस्तों, जो PVTGs है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, उन्हें सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक कल्याण होगा इनका, और कई महत्वपूर्ण अन्य हस्तक्षेप भी इसमें किए जा सकते हैं। PVTG के आर्थिक कल्याण के लिए यहाँ पे जो है केंद्रीय क्षेत्र की और केंद्रीय प्रायोजित, मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, दोनों स्कीम है ना। सेंट्रल सेक्टर में तो 100% पैसा केंद्र सरकार देगी, और स्पॉन्सर्ड में जो है आपके पास में कुछ अनुपात केंद्र सरकार का है, कुछ अनुपात जो है राज्य सरकार करेगा। सेंटर और स्टेट दोनों पैसा लगाते हैं। अब जनमन स्कीम जो है आपके पास में बता दें कि ये अनुसूचित जनजातियों के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए विकास के लिए ये योजना है ना। तो ऑब्वियसली बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसको 2023-24 से लेकर 25-26 तक के लिए 24,000 करोड़ रुपए हार्वर्ड से आमंत्रित किए गए हैं, और 15,000 करोड़ रुपए कहीं कहीं जो है कौन दे रहा है आपके पास में, सेंटर दे रहा है। बाकी के 8,000 करोड़ रुपए कौन दे रहा है, राज्य दे रहा है। तो सेंटर और स्टेट का इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3:2 की हिस्सेदारी के अंदर जो है, 3:2 है या 2:1 है, नहीं, सेंटर का जो है लगभग 2 है और राज्य का लगभग 1 है। इस तरीके से चल रहा है ये, ठीक है ना, क्योंकि ये 8,700 के करीब है और ये लगभग जो है 24,000 के करीब है। तो ये नहीं, हमने सही कहा था, 3:1 है ना, 24:8 हो गया लगभग, ठीक है। अब ये क्या हो गया फिर, इसका हिसाब से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कैसी है, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम होगी आपके पास में। अब इसमें क्या किया जाएगा, सबको पक्का घर दे रहे हैं, नल होगा घर के अंदर, गांव तक सड़क बनाई जाएगी, बिजली दी जाएगी, शिक्षा के लिए हॉस्टल दिया जाएगा, उनके कौशल स्किल डेवलपमेंट विकास, कौशल विकास होगा, और दूर दराज के गांव में जो है मेडिकल मोबाइल यूनिट होगी, है ना, चिकित्सा सेवाओं के लिए, उनको पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, उन्नत आजीविका के लिए, और दूर दराज गाँव तक जो है मोबाइल नेटवर्क की सुविधाएं देने की काम किए जाएंगे। तो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण दे रहे हैं, क्लीन वाटर दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य न्यूट्रिशन दे रहे हैं, टेलीकॉम कनेक्टिविटी दे रहे हैं, और लाइवलीहुड आजीविका भी। बेहद ही जितनी भी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स है, उनमें से कुछ ट्राइब्स हैं जिनको हम लोग PVTG कहते हैं। PVTG मतलब आपके पास में वो आपका जो समूह विशेष है आपका, वो बहुत ही बैकवर्ड है, अशिक्षित है ना, उसका काम करने का तरीका, एग्रीकल्चर का तरीका, बोलने का तरीका बहुत ही प्रिमिटिव है आपके पास में, ठीक है। सो अनुसूचित जनजातियों के अंदर भी ये बहुत ही आदिम जनजाति समूह या फिर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप की श्रेणी में रखा गया था। फिर ढेबार आयोग आता है 1975 में, और उन्होंने पूरे भारत के शेड्यूल्ड ट्राइब्स में से 52 जनजातीय समूहों को कहा कि ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल है, अगर इनकी सुरक्षा नहीं की, ये कमजोर वर्ग है, इसके ध्यान रखा जाए, नहीं तो कल की तारीख में ये क्या हो जाएंगे, खत्म भी हो सकते हैं। सो पूरे भारत के 18 राज्यों में आज तक जो है टोटल कितने हैं, 57 के करीब जो है हमारे पास में पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, ठीक है ना, ये याद रखना है। आज की संख्या आबादी इनकी 2.5 लाख से भी ज्यादा, तो इनके लिए ये पैसा भारत सरकार लगा रही है जनमन अभियान के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रधानमंत्री महोदय अभी यूक्रेन पहुंच चुके हैं, और ऑब्वियसली ये संघर्षरत देश तो चल ही रहा है आपके पास में। और यूक्रेन जो है वर्ष 1991 में जो है, हमको पता था पहले USSR सोवियत रशिया होता था, उसी के ही बाल्कनाइजेशन के बाद में यूक्रेन बना है। सो यूक्रेन के कहीं कहीं रशिया के सोवियत रूस के विभाजन के बाद में कोई भी प्रधानमंत्री भारत का वहां नहीं गया। अब पहली बार हो रहा है कि वर्ष 2024 में मोदी जी वहां पे पहुंच चुके हैं,
ठीक है। सो यहाँ पे युद्धग्रस्त यूक्रेन की एक ऐतिहासिक यात्रा है और हम संघर्ष का एक शांतिपूर्ण समाधान पर विचार साझा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ऐतिहासिक यात्रा के प्रथम दिन हम देखो ये सारी की सारी चीजें क्यों होती है, राजनयिक संबंध स्थापित कर रहे हैं ना। सो लगभग भारत की 30 वर्ष हो चुके हैं, 1990 से लेकर के वर्ष 2000, 2010, 2020 हो चुका है। तो एक कूटनीति के ऊपर स्ट्रेटेजिक रिलेशन की तटस्थता बनी रहे, हमारे संबंध पश्चिमी देशों से तो रहे ही रहे, मॉस्को के साथ में भी कहीं न कहीं बेहतर रहे। तो अमेरिकी चिंताओं के बावजूद भी भारत जो है कोशिश करता रहा है कि रूस के साथ गहरे संबंध, दीर्घकालिक संबंध बने रहे। तो जैसे ही यूक्रेन आज़ाद हुआ था 1991 में, वो संप्रभु राष्ट्र बनता है। 1992 में ही हमारे राजनयिक डिप्लोमेटिक संबंध हमने यूक्रेन के साथ स्थापित किए थे और कई अच्छे द्विपक्षीय संबंध भी हमारे इसके साथ में। अब रक्षा के क्षेत्र में देखा जाए आपके पास में तो हम सैन्य टेक्नोलॉजी हैं, उपकरण हैं, कई सारी चीज़ें जो हैं आपके पास में यूक्रेन से भी हम लोगों ने आयातित किया है। जैसे कि एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स है, जिनका उपयोग वायुसेना कर रही है सुखोई MKI के अंदर लड़ाकू विमानों में, तो वो हम यूक्रेन से लेके आते हैं, R-27 मिसाइल्स वगैरह, ठीक है। व्यापार भी अच्छा है, व्यापार घट अब देखो कहीं भी युद्ध होगा तो व्यापार पे फर्क जरूर पड़ेगा। जो 2021-22 में व्यापार चार 3.5 बिलियन के करीब था, ठीक है ना, 2023 में घट करके 0.7 हो गया, 24 में घट करके 0.71 हो चुका है। तो ऑब्वियसली लगातार ट्रेड कम हो रही है, अब युद्ध का ये तो कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं औरंगुटान के बारे में। ये भाई साहब जो बैठे हैं इनका नाम है औरंगुटान। अगर आप भी इनकी मुद्रा में बैठे हो तो खड़े हो जाओ, ईयरफोन लगाओ, पानी पियो और वापस से क्लास में आ जाओ। Why has Malaysia tweaked its orangutan diplomacy? देखिए यहाँ पे औरंगुटान के रूप में क्या है कि मलेशिया ने प्रतिक्रिया स्वरूप पाम ऑयल से जुड़े हुए वनों की कटाई को प्रभावित औरंगुटानों की संबंधित स्थिरता संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए औरंगुटान कूटनीति की पहल की है। तो क्या है औरंगुटान डिप्लोमेसी, ये समझना है। औरंगुटान डिप्लोमेसी क्या है कि का उत्पादक देश है हमारा मलेशिया, और मलेशिया जो ये पाम ऑयल तेल बनाता है, अब उसके लिए वनों को काटना होगा, क्योंकि सपोज आपके पास में ये जो वन है ये कटेंगे तभी तो जाकर के आपके पास में वहाँ पे फार्म बन पाएगा, वहाँ पे खेत बन पाएंगे, वहाँ पे पाम ऑयल की फार्मिंग, कल्टीवेशन, क्रॉपिंग हो पाएगी। अब इसके कारण क्या है कि जो जिन वनों में औरंगुटानों का आवास है, हैबिटेट है, उसको नुकसान पहुंचेगा। तो इंडोनेशिया मूल निवासी है, तो वहाँ पे महान वानर के रूप में जाना जाता है, जो कि बोर्नियो, सुमात्रा में भी पाए जाते हैं। अब ये जंगल के बहुत ही आदिम या फिर प्रिमिटिव के रूप में इसको कहा जाता है। मलय के अंदर औरंगुटान का मतलब होता है जंगल के आदिम, और द प्रिमिटिव्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये अत्यधिक वृक्षवासी होते हैं, मतलब जनरली अपने पेड़ के ऊपर ये जीवन निभाते हैं और अधिकांश समय जो है ये पेड़ों पर ही बिताते हैं, मतलब जमीन पे ज्यादा नहीं रहते। अब विशेषता है लंबे हाथ, छोटे पैर, शरीर पर लाल भूरे बाल, और बोर्नियन, सुमात्रन औरंगुटान दिखने व्यवहार में थोड़े भिन्न होते हैं। सुमात्रा औरंगुटान के चेहरे पर लंबे बाल होते हैं। गतिविधियों के कारण जो संख्या कम हो रही है, तो अवैध शिकार के कारण है ना, जैसे पाम ऑयल, ताड़ के तेल की खेती को लेकर के इसके आवास को विनाश किया जा रहा है, तो इसको थोड़ा आना चाहिए। सुमात्रा के अंदर, तनकुली में, बोर्नियो के अंदर जो औरंगुटानों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, लगातार क्या होती जा रही है दोस्तों, कम होती जा रही है। तो ये कहीं न कहीं लुप्त प्राय श्रेणी में भी भविष्य में भी आगे जो है वो कहता है कि एशिया का फर्स्ट नोन केस है फॉर द न्यू डेडलियर एमपॉक्स वेरिएंट, है ना, मंकी पॉक्स वेरिएंट। अब ये क्या है, आपके पास में एक डिजीज कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कहा है कि ट्रेवलर हैड कंफर्म्ड इट वाज इन्फेक्टेड विद द क्लैड 1B स्ट्रेन ऑफ द एमपॉक्स। ऑब्वियसली एक अधिक घातक स्ट्रेन है एमपॉक्स, मंकी पॉक्स का, क्योंकि अफ्रीका देश से कहीं कहीं फैल रहा है लगातार दुनिया के कोनों में, और थाईलैंड में भी आ गया। थाईलैंड में 1B वेरिएंट मंकी पॉक्स का फैल चुका है। ये रहा थाईलैंड आपके पास में, है ना, ये भारत के पास में म्यांमार, और ये म्यांमार के पास में ये पूरा थाईलैंड। थाईलैंड जो है आपके पास में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये अंडमान सी से भी और साउथ चाइना सी से भी कहीं न कहीं संपर्क रखता है, और मलक्का स्ट्रेट का जो नॉर्थ वाला छोर है वो इसी के एकीकृत है आपके पास में। साउथ ईस्ट एशिया आसियान देशों के अंतर्गत आता है आपके पास में, और 14 शताब्दी के मध्य ये एकीकृत थाई साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। मूल रूप से सियाम के नाम से इसको जाने जाने वाला यह 1939 के अंतर्गत थाईलैंड स्वतंत्रता की भूमि के रूप में नहीं, एक तरीके से सॉवरेन कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में यह जाना लाने लगा 1939 से। ऑब्वियसली म्यांमार से लाओस, कंबोडिया, मलेशिया और गल्फ ऑफ थाईलैंड से फिर अंडमान सी से इसकी बॉर्डर लगती है दोस्तों, ठीक है ना। ये रहा हमारा थाईलैंड। अब राजधानी क्या है, बैंकॉक, राइट, ये याद रखना है। भाषा है थाई,
ज़्यादातर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। चाओ फ्राया, मेकोंग नदी और माइक्लॉग नदी यहाँ पे महत्वपूर्ण नदियाँ है, ठीक है ना, ये होनी चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कौन सा कथन सही है मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आंसर करके बताएंगे कि 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है। यह पीवीटीजी की स्थिति निर्धारित करने के लिए स्थिर और घटती हुई आबादी एक मानदंड है क्या? देश में अब तक आधिकारिक तौर पर 95 है पीवीटीजी। इरूलर और कोंडा आरडी जनजातियां पीवीटीजी है या नहीं है? फिर मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। देखिए, प्रश्न है कि विश्लेषण करना, एनालाइज कीजिए कि यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारत का रुख और कार्यवाहियां अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी रणनीतिक स्वायत्ता, गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को किस प्रकार प्रतिबिंबित करती है। तो भारत ने क्या क्या कार्यवाही की है और किस तरीके से वह हमारी रणनीति, हमारी ऑटोनॉमी और हमारी गुटनिरपेक्षता की बात करते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, हम कितना ऑटोनोमस है, मतलब यूएस या वेस्ट कंट्रीज के दबाव में नहीं है, और कितना गुट निरपेक्ष है, मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट की यहाँ पे हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। आज के लिए दोस्तों इतना ही रहेगा, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वियर दैट स्माइल ऑन योर फेस, कॉन्फिडेंस इन योर हार्ट, दैट विल बी अ रियली ग्रेट स्टार्ट ऑफ द डे। विद दिस बीइंग सेड, आई एम कंक्लूडिंग टुडेस सेशन। थैंक यू। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।